हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रदीप्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आपके क्वेश्चन है, जो लोग आईटीआई करें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रेरण तापन के मामले में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक होता है? वोल्टता का, या आवृत्ति का, या उपयुक्त सभी का, या धारा का? तो दोस्तों प्रेरण तापन, जिसको हम इंडक्शन हीटिंग बोलते हैं, इसके मामले में आवृत्ति अर्थात जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसका महत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब किसी कुंडली में एसी धारा प्रवाहित होती है तो उसमें परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि अपने चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में स्थित किसी अन्य कुंडली में प्रारंभिक विद्युत वाहक बल पर प्रेरित कर देता है। इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर की आवृत्ति। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप द्वारा दी जाने वाली रोशनी का रंग कैसा होता है? दोस्तों कैसा क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था और यहाँ पर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है। तो दोस्तों जो सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप होता है, इसको हम इसमें जो आपके रंग निकलते हैं वो किस कलर के निकलते हैं? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें जो रोशनी निकलती है ये आपकी पीले रंग की होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन प्रदीप्ति नली वाले परिपथ में उच्च वोल्टता प्रोत्कर्षण किससे उत्पन्न होता है? तापक से, या इलेक्ट्रोड से, या प्रवर्तक से, या चोक से? तो दोस्तों जो प्रदीप्ति नली होती है वो आपकी उस परिपथ में उच्च वोल्टता प्रतिकर्षण चोक से उत्पन्न होता है, जो कि ट्यूब लैंप स्वतः परिवर्तन नहीं होता है। और ये इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, किसमें? चोक में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया के लिए ज़रूरत होती है। तो प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया के लिए क्या ज़रूरत होती है? तो देखिए प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया, ठीक है, उसके लिए न्यूनतम वोल्टता पर एसी धारा अर्थात एसी सर्किट के उच्च मान अर्थात हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिया गया न्यून वोल्टता पर एसी धारा के उच्च मान की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस प्रकार की वेल्डिंग में यांत्रिक दाब सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है? प्रतिरोध वेल्डिंग, या प्रतिरोध एवं आर्क दोनों, या सी, यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया आर्क वेल्डिंग, या डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए प्रतिरोध वेल्डिंग में आंतरिक दाब जो होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आर्क वेल्डिंग में यांत्रिक दाब की आवश्यकता नहीं पड़ती है उस समय इसकी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध वेल्डिंग। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आर्क को बनाए रखने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 20 से 30, या 30 से 50, या 70 से 80, या 100। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। कितना? ए आपका 20 से 30 वोल्ट। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक बार आर्क उत्पन्न हो जाने के बाद उससे बनाए रखने के लिए केवल 20 से 30 वोल्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करने वाले लोड का शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर किस पर सबसे कम निर्भर करता है? आर्क लंबाई पर, या संचालन की संख्या पर, या इलेक्ट्रोड के प्रकार पर, या वेल्डन की सामग्री पर? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है
कि जो इस पे प्रभाव पड़ता है वो वेल्डन की सामग्री पे पड़ता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वेल्डिंग एंड जो ट्रांसफार्मर का उपयोग करने वाले जो लोड होते हैं, ये शक्ति गुणांक जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं, वे वेल्ड किए जाने वाले पदार्थ पे कम निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आर्क वेल्डिंग, जो आर्क वेल्डिंग है उसमें आर्गन में प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें हम साफ कहेंगे कि आर्क जो वेल्डिंग है उसमें आर्गन के प्रयोग करने का जो उद्देश्य है उसमें लिए गए सभी विकल्प इसमें आपका सही है। मतलब कि यहाँ पर वायु की ऑक्सीजन संपर्क में धातु को आने से होने वाले ऑक्सीकरण को भी रोकना इसका यहाँ पर उद्देश्य है। दूसरा भी उद्देश्य है कि वेल्डिंग के कार्य के लिए अक्रिय अर्थात वातावरण का निर्माण करना, ये भी सही है। और यहाँ पर अभिवाह अर्थात फ्लक्स के प्रयोग की आवश्यकता को खत्म करना, अर्थात यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर सभी ये आवश्यक है इसके लिए। तो यहाँ पर ABC हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन, विद्युत स्पर्शघात का अधिकतम खतरा खाली स्थान होता है, किस पर होता है? वेल्डिंग से पूर्व पर, या वेल्डिंग के दौरान, या होल्डर में इलेक्ट्रोड डालने के दौरान, या वेल्डिंग पश्चात। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात होल्डर में इलेक्ट्रोड डालने के दौरान। अब दोस्तों देखिए कैसे सही होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि विद्युत स्पर्शघात, ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रिक शॉक का अधिकतम जो खतरा होता है होल्डर में इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसे डालने के दौरान होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग में धारा का जो मान होता है वे अधिक होता है, जिससे कि इलेक्ट्रोड के संपर्क में मनुष्य के आने पर मनुष्य को तेजी से इसका झटका अर्थात शॉक लगता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वेल्डिंग परिपथ में शक्ति समाशोधन के लिए संधारित्र सामान्यतः खाली स्थान से जोड़ा जाता है, मीन्स के आर पार, या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरे के आर पार, या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्रधान सिरे के आर पार, या इलेक्ट्रोड्स के आर पार। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्रधान सिरे के आर पार। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वेल्डिंग परिपथ में शक्ति संशोधन के लिए संधारित्र अर्थात कैपेसिटर जो सामान्यतः होता है ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरे के आर पर ही लगाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वेल्डिंग में आपका 0.35 जो होता है ये पश्चगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है, जिससे संधारित्र के प्रयोग से शक्ति गुणांक बढ़कर 0.6 से 0.8 क्या हो जाता है? पश्चगामी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वेल्डिंग मोटर जनरेटर की निम्नलिखित में से दक्षता की क्या रेंज है? 90 से 95%, या 80 से 90%, या 50 से 60%, या 30 से 45%। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही दिया गया वो आपका सी दिया गया, अर्थात 50 से 60%। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो आपका वेल्डिंग मोटर होता है वो जनरेटर की दक्षता 50 से 60% होती है, और मोटर जनरेटर में AC मोटर तथा DC जनरेटर जो होती है ये यांत्रिक रूप से जुड़ी रहती है, जो कि AC को DC में बदलने का कार्य करती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और इस तरह की आप डेली क्वेश्चन पाने चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसको क्लिक करके बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वेल्डिंग के लिए एक दृष्टिकारी अर्थात रेक्टिफायर में वोल्टता धारा का अभिलक्षण किसके यहाँ पर दिया गया, किसके जैसा होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया आपका ड्रॉपिंग, बी ऑप्शन दिया गया आरोही, और सी ऑप्शन दिया गया स्थैतिक, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया चर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात ड्रॉपिंग। क्यों दोस्तों? क्योंकि वेल्डिंग के एक दृष्टिकारी अर्थात रेक्टिफायर में वोल्टता धारा का जो अभिलक्षण होता है ये ड्रॉपिंग होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग के लिए कम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता होती है, इसलिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ए ऑप्शन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि भट्ठी में स्वचालित रूप से तापमान नियंत्रित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करना आवश्यक है?
तो दोस्तों इसमें आपका जो दिया गया थर्मोस्टेट अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मिट्टी में जो स्वचालित रूप से तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट डिवाइस का उपयोग ही यहाँ पर करना आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जाता है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर थर्मोस्टेट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब वेल्डिंग भाग की मोटाई बढ़ाई जाती है तब एसी वेल्डिंग के लिए निम्न पैरामीटर में से कौन सी वृद्धि होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जब वेल्डिंग भाग की मोटाई बढ़ाई जाती है तब एसी वेल्डिंग के लिए बोल्टता अपरिवर्तित तथा धारा बढ़ाई जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वेल्डिंग भाग की मोटाई बढ़ने पर वेल्ड की जाने वाली जो आवश्यक उष्मा है इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी अर्थात धारा। क्लियर होगा दोस्तों? किसमें वृद्धि होती है? तो धारा में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्क वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग के लिए विभेदी जटिल जनरेटर का प्रयोग किया जाता है अर्थात इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदी जटिल जनरेटर को इंग्लिश में। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन वेल्डिंग विद्युत परिपथ खाली स्थान होता है हमेशा भू संपर्कित या कभी भी भू संपर्कित नहीं या केवल केबल्स के माध्यम से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वेल्डिंग होता है ये विद्युत परिपथ हमेशा भू संपर्कित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग के दौरान विद्युत परिपथ में कोई त्रुटि जिनका तार अर्थात लाइव वायर का वेल्डिंग परिपथ के लिए उपकरण में बॉडी से संपर्कित हो जाना या विद्युतमय तार का स्पर्श उपकरण आवरण से होने पर ये आपका आवेश भू संपर्कित तार द्वारा भूमि में चला जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात हमेशा भू संपर्कित। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्पॉट वेल्डिंग खाली स्थान वेल्डिंग का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो स्पॉट वेल्डिंग है ये आपका बिंदु वेल्डिंग प्रतिरोध वेल्डिंग का एक उदाहरण है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन वेल्डिंग जनरेटर में होती है डेल्टा वाइंडिंग, बी ऑप्शन देंगे तरंग वाइंडिंग और सी ऑप्शन देंगे लैंप वाइंडिंग और डी ऑप्शन देंगे डिप्लेक्स वाइंडिंग। तो दोस्तों जो वेल्डर जनरेटर में आपको होती है वो आपका लैंप वाइंडिंग होती है। अब दोस्तों देखिए कैसे, क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग जनरेटर में आपकी लैंप वाइंडिंग की ही आवश्यकता होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि लैंप वाइंडिंग में धारा उच्च तथा वोल्टेज कम होता है, जो कि वेल्डिंग के लिए ये बहुत ही अति आवश्यक है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आपको कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।